हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी की बात करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पार्ट 1 है। मॉड्यूल सी में 4 चैप्टर हैं, 11, 12, 13 एंड 14। 3 हो चुके हैं, 11, 12, 13 हमने पढ़ लिया। आज 14वां पढ़ेंगे और मॉड्यूल सी आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा नंबर फेच करने वाला मॉड्यूल है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मोटिवेशन थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें इसमें हैं, है ना। एटीट्यूड है, मोटिवेशन थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इस लेक्चर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव चला रखे हैं लोगों की स्किल डेवलप करने के लिए। स्किल बहुत जरूरी है, उसी को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्कीम चली हुई है। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी लोग सीखते सिखाते रहें, उसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और नाउ अडेज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो देखिए, हम थोड़ा सा ये जान लेंगे कि मतलब हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, कितने तरीके की ट्रेनिंग होती है, सब बात करेंगे। तो हमें ये जानना जरूरी कि हम ट्रेनिंग चाहते क्यों हैं, ओके। तो उसके बारे में बात करें। इंडियन कंपनीज आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ट्रेन एंड री स्किल एम्प्लॉय व्हिच आर प्रोवाइडिंग टू बी मोर कास्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। तो इंडियन कंपनियां जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, री स्किल कर रही हैं, जो कि काफ़ी सस्ती है, फ्लेक्सिबल है, कास्ट इफेक्टिव है, सस्ती है, कन्वीनियंट है। आसानी से आप घर पे बैठकर भी आज हमारे यूट्यूब के वीडियो देख करके सीख पा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही है। पहले का समय होता तो मुझे कहीं कोचिंग खोलनी पड़ती, आपको छुट्टी लेनी पड़ती और आकर के तब CIB सीखते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। द डिमांड फॉर स्किल्ड मैन पावर द वर्ल्ड ओवर इज इनकरेजिंग कंपनीज टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। दुनिया भर में स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके अंदर देखिए जितनी अच्छी स्किल है वो व्यक्ति उतना ही दुनिया में जाता है। बोलते हैं आपके अंदर 100 स्किल ना हो, एक इकलौती स्किल होनी चाहिए, वही बहुत है। उदाहरण के लिए विराट कोहली के अंदर में दुनिया की कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, 11th पास हैं, 12वीं का एग्जाम भी नहीं दिया है, ठीक है। अब उनके अचीवमेंट आप देखिए, उनकी एक स्किल है मैच खेलना, बेहतर खेलते हैं। अब बेहतर खेलने की वजह से आप देखिए दुनिया के अमीर आदमियों में से हैं। 11वां पास व्यक्ति इंग्लिश कितनी तगड़ी बोल रहा है वो आप देख ही सकते हैं। हीरोइन से शादी करी हुई है, अनुष्का शर्मा से। मतलब एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए ना कि हाउ मच ही हैव अचीव्ड। उसी जगह आप PhD होल्डर्स को देखिए, वो टहल रहे हैं, जबकि उनके पास ज्ञान ज़्यादा है। लेकिन ये मुद्दा नहीं, स्किल। माइकल जैक्सन स्किल अगेन, है ना। जितने भी बड़े आप नाम ले लीजिए, जिन्होंने कोई, आप इसका मेसी हो गए हमारे, है ना, रोनाल्डो हो गए, क्या है, माइकल फेलिप्स हो गए, स्किल। दुनिया भर में स्किल की जरूरत है। आप अपनी एक स्किल पर काम करिए, वही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। चाहे जिस भी व्यक्ति का आप एग्जाम्पल लेंगे जिसने सफलता पाई है, उनकी कोई एक स्किल रही होगी। बिल गेट्स से इट, उनकी क्या स्किल है? ही वॉज बेस्ट इन कोडिंग। आप दूसरा नाम ले लीजिए जो है इनका, आईफोन के फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्किल अगेन, मैचिंटॉस करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, आईफोन बनाया, iOS बनाया, है ना, काइंड ऑफ दैट। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, अगेन स्किल। वॉरेन बफेट, अगेन स्किल। वॉरेन बफेट शेयर मार्केट के बादशाह, ये बेचने के बादशाह। अमेजॉन किताबें बेचा करते थे शुरुआत में, सोचिए आज से 30-35 बरस पहले किताबें बेचा करती थी अमेजॉन कंपनी। आज दुनिया बेचने पर उतारू है, देखिए क्या नहीं बेच देते वो। अगेन आई एम सेइंग, इतना ज़्यादा स्किल पे मैंने जोर क्यों दिया, 1-2 मिनट लग गए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी स्किल पर काम करिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल है, कोई बेस्ट हो, कोई खाना बनाने में अच्छा है, आजकल के ज़माने देखिए यूँ, ये ऐसे नमक डाल करके भी लोग जो है, आजकल तो दौर ही अलग है। तुम दुनिया में कहीं पढ़ के आए हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ अलग करते हो तो तुम्हें कमाने के लिए पैसों की कमी नहीं होने वाली है। सो इसके लिए डिमांडेड, ठीक है, स्किल की नीड होती है दुनिया भर में स्किल की ज़रूरत है। इसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती हैं। अब ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो, जैसे TCS हो गई, एसेंचर हो गई, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं ये अपने लोगों को तैयार करती हैं, उनको तैयार मतलब स्किल उनकी डेवलप करती, फिर विदेश में H1B वीज़ा वगैरह पर, USA वगैरह भेज करके पैसे कमाती हैं, ठीक है। तो स्किल की जरूरत दुनिया भर में है। अब इसमें हम कैसे इनको हम नई नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। उसमें हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस यूज करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव वेबकास्टिंग का यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टीचिंग मेथड वगैरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर हो जाती है बात। उसके बाद में इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कंट्री
आउटसोर्सिंग, कंट्री का आउटसोर्सिंग मतलब हम दुनिया का काम आउटसोर्सिंग के थ्रू बहुत करते हैं। बीपीओ है ना, बीपीओ की जॉब होती है, कॉल सेंटर की जॉब जिसे हम बोलते हैं। तो वो यही है, क्या होता है, हमें विदेश के लोगों का काम करना होता है, हम यहाँ ही बैठ करके कर देते हैं वर्क फ्रॉम होम में और पैसे कमाते हैं। तो आउटसोर्सिंग की बहुत ज़्यादा नीड है हमारे देश में, क्योंकि लेबर चीप होता है। वहाँ पे अमेरिका में हो सकता है एक आदमी मिनिमम पर डे $5 पे काम करता हो, हमारे देश का आदमी हो सकता है वहाँ पर $2 में पर डे काम कर दे, काइंड ऑफ दैट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लेबर सस्ता होता है, इस वजह से करते हैं चाइना में, इंडिया में। उसके बाद में इसकी वजह से हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और जिसकी वजह से स्किल की स्कैर्सिटी आ रही है, मतलब हमारे पास उतने ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं हैं। ये बात आप फील करेंगे जब आप उतरेंगे फील्ड में, तो आपको महसूस होगा कि हाँ हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी है। हाउएवर व्हाइल द नंबर्स ऑफ ट्रेंड हैव रिमेन्ड हाई, ट्रेनिंग बजट हैव श्रंक। कितने लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी है उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए लोगों को ट्रेन करना है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन ट्रेनिंग का बजट घट गया है, श्रंक कर गया है। हम खर्चा केवल अब 1 करोड़ करेंगे और ट्रेनिंग हमें 1 लाख लोगों को देनी है। अगले साल भी 1 करोड़ ही खर्चा करेंगे, या हो सकता है 50 लाख खर्चा करेंगे, इस बार ट्रेनिंग 2 करोड़ लोगों को, 2 लाख लोगों को देनी है, काइंड ऑफ दैट। ओके, बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर बात करें तो आईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप करी हुई है एक आईटी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर नीट के साथ में, एनआईआईटी के साथ में, और इन्होंने सेटअप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, IFVI, ठीक है, IFVI, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो अब ये सारे काम करेगा ही, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसमें, बैंकिंग में प्रोवाइड करेगा, इंश्योरेंस में, और उससे जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए किसने किया हुआ, ये आईसीआई बैंक ने किया हुआ, किसके साथ में, एनआईआईटी के साथ मिलकर के इस्टेब्लिश किया हुआ है। उसके बाद में मैनेजमेंट गुरु है पीटर डकर, ठीक है, पीटर डकर को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने समराइज करने की कोशिश की है कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, उसको समराइज करने के लिए एक कोट दिया हुआ, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग बोल के चले गए हैं। इन टुडेज इकोनॉमी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज नो लॉन्गर लेबर, कैपिटल और लैंड। आज के समय में सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स ना तो आपके पास में लेबर है, मजदूर भी उतने कीमती नहीं है, पूंजी उतनी कीमत की नहीं है, जमीन उतनी कीमती नहीं है, जितनी कीमती इट इज ओनली नॉलेज, जितना ज्ञान, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी जिसने बनाया, अगेन देखिए दुनिया पे डोमिनेट कर गया वो, देखिए नॉलेज, राइट, ना लेबर, ना पूंजी, ना लैंड, वो महंगा नहीं है, महंगी नॉलेज है, ठीक है। द ओनली स्किल that will be important in 21st century is the skill of learning new skills। जो सबसे ज्यादा जरूरी स्किल 21वीं शताब्दी में होगी, पीटर डकर कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज जो आपको सीखने के लिए होगी वो ये होगी कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, नई स्किल को सीखने की, नई चीजों को सीखने की स्किल होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी स्किल नई चीजों की लर्न करने की स्किल होनी है। एवरीथिंग एल्स विल बिकम ऑब्सोलेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बाकी सारी चीजें ऑब्सोलेट हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है। अब अंदाजा लगाइए इस बात से कि हाँ ट्रेनिंग जो है, स्किल कितनी जरूरी है, नॉलेज कितना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि इंडियन कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी यूज करती हैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए। दुनिया भर में स्किल्ड मैन पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग हम जो है अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस, यूट्यूब है ना, मोबाइल डिवाइसेस, वेब टेक्नोलॉजी, वेब कास्टिंग, ये सारी चीज़ें हम यूज करें, उनको सिखा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है, वैसे वैसे आउटसोर्सिंग भी हमारा बढ़ता जा रहा है। आउटसोर्सिंग का काम, हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हमने आउटसोर्सिंग बहुत कर रखी है, यानी हम विदेश का काम यहाँ से बैठ के बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह से स्किल्ड लेबर की स्कैर्सिटी है, कमी है, हमारे पास वर्कफोर्स अच्छी नहीं है, काबिल नहीं है। अभी आप आगे बढ़ेंगे इसी लेक्चर में तो आपको पता चलेगा कि देश में हार्डली 3 से 4% लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से स्किल्ड हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ये सारी योजनाएं लाई जा रही हैं, है ना, क्योंकि हमारा स्कूलिंग सिस्टम पर्याप्त नहीं है इस जरूरत को पूरा करने के लिए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो बजट है वो घटता जा रहा है ट्रेनिंग का, और ट्रेनिंग के लिए नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा गया तो आईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप करी नीट के साथ में, और इन्होंने एक IFVI, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की एस्टेब्लिशमेंट की, जो कि हमें ट्रेनिंग देता है लोगों को बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और उससे रिलेटेड एलाइड सर्विसेज के बारे में। पीटर डकर की कोट है, मैनेजमेंट गुरु के नाम से आते हैं पीटर डकर, उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है वो आपको पता चलेगा कि आज की इकोनॉमी में महंगा क्या है, नॉलेज महंगी है, बाकी सब सस्ता है, लेबर भी सस्ता है, पूंजी भी सस्ती है और लैंड भी सस्ती है, कोई महंगाई नहीं।
महंगा ज्ञान है। और इकलौती स्किल जो 21वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है द स्किल टू लर्न ऑफ लर्निंग न्यू स्किल। नई स्किल को सीखने के लिए जो स्किल चाहिए वो मायने रखती है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे पुरानी होती जा रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनमानस को स्किल देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ रिसेंट स्कीम्स की बात करेंगे। पहला, फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना की गई। मतलब देश का पहला IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन स्टोर रखा है। फाउंडेशन मतलब कि नींव रखी है किसकी? पहले, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में पहला है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की। कहाँ पे? कानपुर में। डेट इरेलीवेंट है। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की गई। किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था? किसके दिमाग की उपज है? तो प्राइम मिनिस्टर गए थे जब यहाँ ये जो है घूमने गए थे। कहाँ? सिंगापुर गए थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी जब सिंगापुर घूमने गए तो वहाँ उन्होंने दौरा किया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सिंगापुर के। वहाँ से इन्होंने बात की कि हमारे पास भी ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पहले ये मिनिस्ट्री भी नहीं हुआ करती थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप करी किसके साथ? इसी इंस्टीट्यूट के साथ। किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के साथ में। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट खोलेंगे जो कि इंस्पायर्ड होगा इसी सिंगापुर वाले ट्रेनिंग मॉडल से। और उसकी वजह से यहाँ पर एक जो है इस्टेब्लिश किया गया, द इंस्टीट्यूट वुड अडॉप्ट वेरियस बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द कंट्री। कौन सी? सिंगापुर कंट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे। और इसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने डिसाइड किया कि ऐसे 6 इंस्टीट्यूट हम पूरे कंट्री में ओपन करेंगे। ऐसे 6 इंस्टीट्यूट खोलने की बात इन्होंने करी। ठीक है, फिर दूसरी योजना आ जाएगी। तो पहली योजना में हमने देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? कानपुर में की गई। 2016 के आसपास की बात है। कैसे आया ये कॉन्सेप्ट? प्रधानमंत्री जब विजिट पर थे सिंगापुर में, तो सिंगापुर में उन्होंने विजिट किया था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। उसी के आधार पर इन्होंने सोचा कि हमारे देश में भी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का। ठीक है, तो इसके लिए पार्टनरशिप की गई किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की किसके साथ? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ, सिंगापुर के साथ। और यहाँ पर एक पहला अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड एक सेंटर खोला गया कानपुर में। और फिर बाद में मिनिस्ट्री ने कहा कि हम ऐसे 6 सेंटर को मिला करके पूरे देश में खोलेंगे ताकि लोगों को जो है सीखने का मौका मिले, लोगों को नई नई स्किल्स लर्न करने का मौका मिले। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल प्रदर्शनी फॉर यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, स्किल एग्जीबिशन कहेंगे। कौशल प्रदर्शनी है, केवल प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे मेले लगते हैं उस तरीके का ये इनिशिएटिव था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इनॉग्रेटेड द अबव स्किल एग्जीबिशन। कौन सा? कौशल प्रदर्शनी, रेलवे ग्राउंड कानपुर में, एंड लॉन्च्ड एन एरे ऑफ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, PMKK, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, और साथ साथ ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की इन्होंने बात की। ठीक है, कौशल प्रदर्शनी लगाई गई कहाँ? कानपुर में लगाई गई। रेलवे ग्राउंड इररिलेवेंट होगा मेरे हिसाब से, पूछना नहीं चाहिए, इवन कानपुर भी नहीं पूछेंगे जो मुझे लगता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बस ये पूछ लेते हैं कि कौशल प्रदर्शनी किस चीज से रिलेटेड है। ज्यादातर इनके क्वेश्चन इस बात से रिलेटेड है कि कौशल प्रदर्शनी किस बात से रिलेटेड है। तो भाई स्किल जो है दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी है जहां पर आप अपनी गुणों को, अपनी क्षमता को, स्किल्स को दिखाते हैं, टैलेंट को आप दिखाते हैं। ओके, तो उसके लिए लाया गया था। साथ ही साथ में यहीं पर इसी कौशल प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की गई और ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की गई। देयर वाज आल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा इसी प्रदर्शनी में डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ में कोलैबोरेशन किया गया, टाइप किया गया, जिसमें वो लोग ट्रेन करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे लगभग 4 लाख यूथ जो है अगले 3 वर्षों में। उन्होंने वादा किया इंडस्ट्री के लोगों ने कि अगले 3 वर्षों में हम लगभग 4 लाख यूथ को ट्रेनिंग देंगे, प्लस एम्प्लॉय भी करेंगे, अपने यहाँ नौकरी पर भी रखेंगे। चूंकि ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हुई थी, तो इसी क्रम में ओला कैब के साथ में भी NSDC ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, किसके साथ? ओला कंपनी के साथ साइन किया। और उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख ड्राइवर की जरूरत है। इन्होंने कहा हम सिखाएंगे ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। बोले सिखाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी पर हम रखेंगे। कौन रखेगा? ओला कैब वाले रखेंगे। ठीक है, तो कौशल प्रदर्शनी इस पर्पज से रही। फिर आती है तीसरा इसी क्रम में नेशनल स्किल कंपटीशन। ये भी अपने आप में एक कंपटीशन है, कोई वो नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, ये भी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? स्किल इंडिया ने अपना जो है पहली एनिवर्सरी 15 जुलाई 2016 को सेलिब्रेट की। पहली एनिवर्सरी मतलब 1 साल बीत चुका है। ठीक है, तो स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट आया
उसके एक साल बाद 15 जुलाई 2016 को जब स्किल इंडिया की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो उसी दौरान इसी दिन को मार्क करने के लिए, इतिहास में याद रखने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया पहला एडिशन जो है इंडिया स्किल्स कंपटीशन का, इंडिया स्किल कंपटीशन का। किस ओकेशन पर? वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ओकेशन पर इसकी बात की गई, इंडिया स्किल कंपटीशन पर। क्या उद्देश्य था? इंडिया स्किल्स इज अ नेशनल कंपटीशन स्टीर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि MSDE द्वारा और NSDC द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। इंडिया स्किल्स को कॉन्सेप्ट कौन लाया है? MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर के इस चीज को लाया है, ताकि वो सिलेक्ट कर सकें बेस्ट टैलेंट को, जो कि हु विल लीड, जो कि लीड करेंगे इंडिया का पार्टिसिपेशन एट बाइनियल, जो हर 2 साल में 2 वार्षिक वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन, जो कि शेड्यूल था अबू धाबी में 2017 में। ठीक है, यानी कि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश कंपटीशन लेते हैं कहां पर? वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कंपटीशन में, जो कि 2017 में अबू धाबी में हो चुका है। ठीक है, पहले की बात है। तो उसमें कौन जाएगा, उसी के लिए इंडिया स्किल नाम का ये कंपटीशन करवाया गया था। ठीक है, कौन से, किस उसमें करवाया गया था भाई? स्किल इंडिया नाम का कॉन्सेप्ट जब लाए थे, योजना लाए थे, उसकी पहली एनिवर्सरी पर इसको लाया गया था। ठीक है, तो हमें देखो यहां ध्यान देने की जरूरत क्या है, काम की बात करें। पहला, किसके किसके वेंचर से हुआ है? तो MSDE और NSDC ने मिलकर के किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से बना है। उद्देश्य क्या था? बेस्ट टैलेंट को पहचानना उद्देश्य था, जो कि कंपीट करेंगे कहाँ? वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, कहाँ होगा? मुद्दा उतना बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, इतने में काम बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर होती है बात? ये थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर लाया गया था। ओके, चलो ठीक है। तो ज़्यादा जो इनका नज़रिया रहता है वो काम की बातें रहती हैं, बहुत ज़्यादा डेट और लोकेशन पर नहीं जाते। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो किसकी स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बीमा कह रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, सारी बातें स्किल की हो रही हैं, यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं स्किल की हो रही हैं, इसलिए मिनिस्ट्री हर जगह यही रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ही सारे काम देख रही है। 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम है, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि रिजल्ट निकले, आउटकम आए, लोग इंडस्ट्री में जाकर के नौकरी पा सकें। इट इज ऑल्सो इंडिया लार्जेस्ट स्किल certification scheme with the objective to enable and mobilize a large number of Indian youth to take up outcome based skill training and become employable and earn their livelihood। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल सर्टिफिकेशन है। तो आपको सिखाया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? ताकि जो यूथ है इंडिया का वो उनको इनेबल किया सके, उनको मोबिलाइज किया सके, उनको सिखाया जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके स्किल की, जिसकी वजह से उनके नौकरी मिल सके और वो अपनी जीविका को कमा सकें। इसी के लिए इसको लाया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो NSDC, ऐसे समझ लो मिनिस्ट्री हो गई आपकी MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री यही रहेगी और डिपार्टमेंट हमेशा ज़्यादातर आप देखोगे NSDC ही रहेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ज़्यादातर यही लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना समझ में आ गई कहानी, किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। स्कीम में क्या होता है? स्किल प्रोवाइड की जाती है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नौकरी कर सकें, अपनी जीविका जी सकें। ठीक है, NSDC द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की बात करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र अगेन वही MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इज आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र अंडर स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया मिशन के तहत, कौन से मिशन? स्किल इंडिया मिशन के तहत गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की स्थापना की बात करी हुई है। टोटल 422 जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे 415 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगेन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी इसकी है नहीं, बस आप ये समझिए स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्देश्य क्या है? अगेन वही कौशल विकास है ना, आपकी स्किल को डेवलप करना।
ओके। NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात करेंगे। NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? गुरु चेले के कॉन्सेप्ट को अप्रेंटिस कहते हैं, है तो नहीं? बहुत सारे लोग जाते हैं अप्रेंटिस का काम करने, है ना। आओगे वहाँ पर सीखोगे, चीज़ों को जानोगे। इवन बैंकों में भी अप्रेंटिस के तौर पर जो MBA वगैरह करते हैं, BBA करते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, थोड़े दिन के लिए सिखाया जाता है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम जो है एक नई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंक्रीज द इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फ्रॉम प्रेजेंटली 2.3 लाख से 50 लाख बाई 2020। तो अभी लगभग 2,30,000 लोग जो है अप्रेंटिसशिप का काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एक तरीके की ट्रेनिंग होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। इसको बढ़ा करके 50 लाख का योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो क्या करना है? अप्रेंटिसशिप मतलब वही फिर से ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है। इसमें पैसे वैसे की थोड़ी बहुत बात की गई है। स्कीम फोकस करती है शेयरिंग ऑफ 25% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड। जब भी आपको अप्रेंटिस रखा जाता है तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जो पैसे आपको बदले में मजदूरी मेहनताना दिया जाता है उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, मैक्सिमम 1500 रुपये पर मंथ पर अप्रेंटिस दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द अप्रेंटिस विद द एम्प्लॉयर, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयर के पास में अप्रेंटिस जो भी काम कर रहे हैं उनको 25% स्टाइपेंड का 25% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी, लेकिन अधिकतम 1500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। जितने भी लोग, अगर 50 लाख लोगों को अप्रेंटिसशिप में रखा जाएगा तो सबको ये पैसा पे किया जाएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है 7,500 रुपये मैक्सिमम 500 घंटे का बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए 7,500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि अगर आप 500 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपको हम पर अप्रेंटिसशिप 7,500 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि हम चाहते हैं कि 2.3 लाख जो वर्कर हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेते हैं उनको बढ़ा करके 50 लाख कर दिया जाए 2020 तक, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारी परिकल्पना है। स्कीम का फोकस है कि जितना भी स्टाइपेंड मिलता है, मजदूरी मेहनताना मिलता है, उसका 25% हम देंगे, लेकिन अधिकतम 1500 रुपये देंगे। और अगर 500 घंटे की ट्रेनिंग दोगे तो मैक्सिमम 500 घंटे की ट्रेनिंग के लिए 7,500 रुपये का सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। अब आ जाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। देखो क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली लर्निंग चलनी चाहिए, बस ये है। ऑर्गेनाइजेशन ना कह करके उसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, जहां पर सब लोग सीखते सिखाते रहें, पुरानी चीज़ों को भूलिए, नई चीज़ों को सीखते रहिए। दैट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज थ्रोली मिसकंसीव्ड व्यू दैट ट्रेनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू द पर्पज ऑफ लर्निंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि सभी लोगों को लगता है कि अगर हमने ट्रेनिंग दे दी लोगों को तो वो लर्निंग का काम कर जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग और लर्निंग दोनों अलग चीज़ होती हैं। ट्रेनिंग में आप ट्रेन होते हैं, लर्निंग में आप सीखते हैं। देखिए, वाइल ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है और एक प्लान्ड एफर्ट होता है, प्लानिंग रहती है कि आपको ट्रेनिंग दी जानी है। किस पर देंगे ट्रेनिंग? मैं आज आपको फाइनेंस पर ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है, मैं आज आपको एक्सेल सीट पर ट्रेनिंग दूंगा। तो ये एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग प्लान्ड एफर्ट होता है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। लर्निंग ब्रिंग्स द इंडिविजुअल फ्रॉम अननोन टू नोन, देयर बाई जनरेटिंग रिक्वायर्ड अवेयरनेस। अब समझिए आप लर्निंग में क्या हो रहा है। तो ट्रेनिंग में क्या हो रहा है? ट्रेनिंग एक प्रक्रिया है, एक प्लान्ड एफर्ट होता है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपको एक्सेल सीट पे मैंने ट्रेनिंग दे दी तो अब आप एक्सेल सीट में अच्छा काम कर पाएंगे। जबकि लर्निंग एक प्रक्रिया है जो इंडिविजुअल को अननोन के घेरे से निकाल करके नोन के घेरे में लाती है। जो आपको नहीं पता था वो अब आप जानने लगे हैं, तो आप लर्निंग की प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग और लर्निंग दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर ट्रेन कर दिया किसी को तो उसने लर्न कर लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लर्निंग नीड्स, अब देखो लोगों की लर्न करने की नीड्स होती हैं, व्हिच कंस्टिट्यूट द गैप बिटवीन द रिक्वायर्ड कंपेटेंसीज टू परफॉर्म अ जॉब एंड द एक्चुअल कंपेटेंसीज पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल। लर्निंग में गैप कहाँ पर है? लोगों के पास एक्चुअल में क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या कंपेटेंसीज है, और हमें क्या इस कंपेटेंसी चाहिए, उसके बीच में गैप। जैसे मुझे CIB या मान लीजिए आपको BFM अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी है क्या स्थिति, हमें अच्छे से नहीं आता है। तो यही जो गैप है इसे ही हम लर्निंग गैप कह देते हैं। शुड बी आइडेंटिफाइड, इसे पहचाना जाना चाहिए, मेहनत करके, इंडेवर करके, और स्टेप लिए जाने चाहिए इस गैप को फिल करने के लिए सुटेबल लर्निंग सिस्टम की सहायता से। तो लोगों के लर्निंग गैप में पता लगाना जरूरी होता है और फिर उस गैप को भरना भी जरूरी होता है किसी न किसी लर्निंग सिस्टम की सहायता से। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली रीडिफाइनिंग पीपल्स बिलीफ एंड परसेप्शन अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का क्या मतलब होता है? केवल चीजों को सिखाना नहीं होता है। देखिए क्या हो रहा है, एक प्रोसेस में कंटिन्यूअसली रीडिफाइन किया जा रहा है,
लोगों के विश्वास को रीडिफाइन किया जा रहा है, उनके परसेप्शन को बदला जा रहा है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ओके, यानी आपको पूरी तरह जो आपकी सोच है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली लर्न एंड अडॉप्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि वो कंटिन्यूअसली वहाँ लर्निंग और अडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए, चीज़ों को अपने हिसाब से अपने आप को ढालना, अनुकूल बनाना, काइंड ऑफ दैट एफर्ट चलना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डिस्कवर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डिस्कवर कर लिया है कि कैसे लोगों के कमिटमेंट को टैप किया जाए, कैसे लोगों को कमिट करवाया जाए, उनकी कैपेबिलिटी लर्न करने की ऑल लेवल पर कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, लोगों का कमिटमेंट कैसे बढ़ाया जाए कि वो हर लेवल का व्यक्ति लर्न करे। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात सीख ली वो बेहतर विल ओनली बिकम ट्रूली सक्सेसफुल एंड एक्सेल इन फ्यूचर, वही भविष्य में सफल और आगे बढ़ने वाली होगी जिनको ये पता चल गया कि हर लेवल पे व्यक्ति कैसे अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू अ न्यू ब्रीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर आल्सो कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्रेडिशनल पहले से चली हुई ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, न्यू ब्रीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करने की जरूरत है, जिन्हें हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। फिर रेड में लिखा हुआ है क्योंकि आपकी मैकमिलन बुक में ये बोल्ड है, ब्लैक में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये लाइन रख दी जाए एग्जाम में। अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉट ओनली स्किल्ड इन क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज बट आल्सो एट मॉडिफाइंग बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड इनसाइट। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें केवल ये स्किल नहीं है कि वो क्रिएट करेंगे, एक्वायर करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे आपकी नॉलेज को, ठीक है, बल्कि उनके अंदर ये क्षमता होती कि वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं और ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि जो नई नॉलेज है, नई इनसाइट्स हैं, उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकें। जो आपका विश्वास है, जो आपके बिलीफ है, जो आपके परसेप्शन, उसको बदलने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वर्किंग विथ इट irrespective of their position and cadre will collectively and continuously learn the knowledge and skill for mutual benefit of themselves and the organization। तो ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सब मिलजुल करके कलेक्टिवली और कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं नॉलेज को, स्किल्स को, ठीक है, जिससे कि उनका खुद का भी बेनिफिट हो सके, म्यूचुअल अपना भी बेनिफिट कर सके और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट कर सकें। तो ये सारे काम कहां पर होते हैं? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन व्हिच थिंकिंग, लर्निंग एंड नॉलेज क्रिएशन टेक्स प्लेस एंड क्रिएटिव आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली जनरेटेड सो एज टू परमिट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स, कठिन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर थिंकिंग, लर्निंग और नॉलेज क्रिएशन लगातार चलता रहता है, क्रिएटिव आइडियाज कॉन्स्टेंटली जनरेट होते रहते हैं जो कि परमिट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बदल सके, जैसी थी वैसी ना रहे। पहले जैसी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी अब वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई हैं, समय के साथ चीज़ें बदली हैं। पहले मीटिंग अलग तरीके से होती थी, अब मीटिंग वर्चुअल होने लगी है, स्काइप पर मीटिंग होने लगी है। पहले इंटरव्यू दूसरे तरीके से होता है, दूसरे तरीके से होता है, तो काइंड ऑफ दैट आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि भाई लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग के अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो लर्निंग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक प्लान्ड एफर्ट किया जाता है। अगर आपको एक्सेल सीट में मैंने ट्रेनिंग दे दी तो आपकी एक्सेल में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन लर्निंग की बात करें तो लर्निंग अननोन से नोन की तरफ आपको लेकर के आता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है। ठीक है, लर्निंग नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडिविजुअल की लर्निंग नीड होती है। ये एक गैप होता है, कौन सा गैप? कितनी तुम्हारे अंदर स्किल है या तुम्हारे अंदर कितनी कंपेटेंसी है और कितनी चाहिए, उसके बीच का जो गैप होता है, उस गैप को हमें बराबर जानते रहना है, उसी को लर्निंग नीड कहते हैं। और इस गैप को फिल करने के लिए भी सुटेबल लर्निंग सिस्टम अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग वो प्रक्रिया है जिसमें लोगों के बिलीफ को, यानी अगर आप पहले से नास्तिक हैं तो आस्तिक बना दे, इस लेवल की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पीपल के बिलीफ को, उनके परसेप्शन को बदला जाता है, चेंज कर दिया जाता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो कंटिन्यूअसली उस ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग और अडॉप्टेबिलिटी चलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें ये पता चल जाए कि अपने लोगों का कमिटमेंट और कैपेबिलिटी लर्न करने की कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में जरूर से जरूर सक्सेसफुल होती है। दूसरे शब्दों में देखें तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन को आज समय आ चुका है कि वो अपने आप को बदलें, एक नए वैरायटी के, नए ब्रीड के ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को बदलें, जिसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा।
लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन अगर देखें तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर स्किल का मतलब नॉलेज के लिए क्रिएशन, एक्वायरिंग और ट्रांसफर ही नॉलेज का नहीं किया जाता है, बल्कि आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है जो कि आपकी नॉलेज और इनसाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां सभी लोग एक साथ काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हुए, अपने कैडर और रैंक को भूल करके साथ में काम करते हुए कंटिन्यूसली नॉलेज की शेयरिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, जिससे उनके अपना म्यूचुअल बेनिफिट भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट होता है। फिर हमने देखा कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर थिंकिंग, लर्निंग, नॉलेज क्रिएशन लगातार टेक प्लेस करते रहते हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज बनते रहते हैं जो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का फंडा समझा, थोड़े से इसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर हाई क्वालिटी ह्यूमन लर्निंग गोज ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर हाई क्वालिटी की ह्यूमन लर्निंग हमेशा चलती रहती है। ठीक है, हमेशा आप सीखते रहते हैं। द ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफॉर्म इज टू लर्न एंड ग्रो एंड चेंज एज अपोज टू ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास किया जाता है। ट्रांसफॉर्म करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लर्न करें, ग्रो करें और अपने आप को बदलें जरूरत के हिसाब से। जैसे एक आधा एग्जाम्पल है, जीराक्स कंपनी है ना, या कोटेक कंपनी है जो रील बनाते थे। पहले वो डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ वो बढ़े नहीं, वो वही फोटो वाली रील पर लगे रहे और बाद में बर्बादी उनके दरवाजे पर आ गई। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। चेंज करते तो बच जाते। नोकिया दूसरा एग्जाम्पल है। नोकिया आप देख लीजिए, एक समय नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री के किंग हुआ करते थे, आज मौके पर नाम भी खत्म हो चुका है। ओके, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म उद्देश्य क्या है लर्निंग का? हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का, लर्न करना, ग्रो करना और चेंज करना। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को यहाँ पर हम फॉलो नहीं करते। ब्यूरोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप, वही मतलब हाँ जो हमारा मन करेगा, है ना, ऊपर से नीचे तक सब बॉस बने बैठे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हटाया गया हुआ है। ओके, इट इज अ प्लेस वेयर कैपेसिटी टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग. It endeavors to unlearn old and obsolete knowledge and to acquire new knowledge and enhancing the existing knowledge. तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्रिएटिव और इनोवेटिव कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है लगातार। ठीक है, आप पुरानी चीज़ों को यहाँ पर अनलर्न करते हैं, पुरानी चीज़ों को भूलते हैं और नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं या अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं, इन्हेंस करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के सीखने की बात हो रही है। इट क्रिएट्स ए ओपन एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पर आपका फ्रैंक और ओपन कम्युनिकेशन चैनल होता है, चाहे वो वर्टिकल स्तर पर हो, ऊपर से नीचे, बॉस, जूनियर एंड जूनियर, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, विद इन एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात करें, या क्रॉस सेक्शनल होता है। ठीक है, वर्टिकल इनके ऐसे करके वर्टिकली भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे क्रॉस सेक्शनल हो, इंटर डिपार्टमेंटली भी हो सकता है और इंटरपर्सनली भी ये जो है ओपन और फ्रैंक कम्युनिकेशन अवेलेबल करवाता है। इट इज यानी आप अपनी बात को रख सकते हैं किसी के बिना डरे हुए। इट इज अ प्लेस वेयर द ह्यूमन बीइंग आर इनकरेज टू अनवेल देयर क्रिएटिव आइडियाज एंड नॉलेज फॉर इट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ ह्यूमन बीइंग को मौका दिया जाता है कि वो अपनी क्रिएटिव आइडियाज के साथ में, नॉलेज के साथ में आए, जिससे कि हम दूसरों से कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ सकें। इट डिसमिनेट लर्निंग एंड शेयर्ड नॉलेज एंड विजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये प्रदर्शन करता है लर्निंग का, शेयर्ड नॉलेज का, विजन का पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज, लर्निंग वगैरह शेयर होती है। ठीक है, इट कीप्स कंपनी इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज। ये कंपनी को कांस्टेंट चेंज की स्टेट में रखता है, मतलब हमेशा कंपनी बदलती रहती है, समय के हिसाब से बदलाव करती रहेगी। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू डेवलप कोर कंपेटेंसीज फॉर गोइंग अहेड विथ चेंज ऑफ टाइम। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का? कोर कंपेटेंसीज। हर एक कंपनी की कोई ना कोई कोर ब्रांच होती है, मतलब कोर वर्क होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी CIB पढ़ाता हूँ, बाद में GIB पढ़ाऊंगा, प्रमोशन पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा कोर ब्रांच क्या है? CIB है। उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन की कोर कंपेटेंसीज होती है, कोई कोर क्षमता होती है, मेन मुख्य काम। ठीक है, तो उसको जो है वो डेवलप करते हैं और समय के बदलाव के साथ में अपने आप को बदलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू द होलिस्टिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय एज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द की फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बदलना है तो लोग बहुत जरूरी हैं, यही मुख्य फैक्टर बनेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सीलेंस होती है वो कैसे अचीव की जा सकती है? होलिस्टिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के भले की बात सोच करके, एम्प्लॉय का भला करोगे, उनके बारे में अच्छा सोचोगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ट्रांसफॉर्म होकर के लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बदलेगी, क्योंकि ये लोग ही हैं जो इसे बदलेंगे।
इन ऑर्डर टू अचीव होलिस्टिक पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी मेथड यूज कर रही है, उसमें आता है कांस्टेंट लर्निंग का तरीका, एम्पावरमेंट करना, बेंचमार्किंग करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय केयर एंड वेलफेयर हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, रिटेंशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारे मेथड हैं जिनकी सहायता से मतलब कुल मिलाकर के अपने एम्प्लॉय का भला करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, उसके लिए उसको रोक करके रखना है ना। देखो रिटेंशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट, जो अच्छे लोग हैं उनको रोक करके रखना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय के लिए अच्छा ही करने का प्रयास है। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इंडिकेट अ ह्यूज गैप इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड नॉलेज। अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ बात करें तो हमें ये पता चलता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं ह्यूज गैप है, काफ़ी गैप है, कहाँ, स्किल और नॉलेज के टर्म में अगर देखा जाए। जब वाइल द PSU एंड ओल्ड प्राइवेट बैंक, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पुराने प्राइवेट बैंकों की बात की जाए तो लार्ज नंबर ऑफ ओल्डर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल स्टाफ इज देयर, ठीक है। तो अगर पुराने मतलब PSU और पुराने प्राइवेट बैंकों की हम बात करें तो उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में पुराने अनुभवी और नॉलेजेबल लोगों की कमी नहीं है। लेकिन नई जनरेशन के जो बैंक हैं उनके पास यंग एम्प्लॉय हैं, बंच ऑफ यंग एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय आए हुए हैं, हाईली स्किल्ड हैं इन ऑल ऑपरेशनल एस्पेक्ट, सभी ऑपरेशनल एस्पेक्ट में इनको लैपटॉप चलाना आता है, उनको वाईफाई ऐड कनेक्ट करना आता है, सब कुछ आता है, स्किल्ड बहुत हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छे से यूज कर पाते हैं, लेकिन उनकी बैंकिंग नॉलेज कम है, उनकी बैंकिंग नॉलेज कम है। बैंकिंग नॉलेज किसके पास है? इन लोगों के पास है जो पिछले 18 वर्षों 20 वर्षों से बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक गैप कहीं ना कहीं सामने खड़ा हो रहा है। द इशू दैट द बैंक फेसेस टुडे इज टू हैव कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली एक्सेसिबल एंड इफिशिएंट मीन टू नॉलेज ट्रांसफर। अभी जो समय में इशू फेस हो रहा है बैंकों के द्वारा वो क्या हो रहा है कि हमारे पास सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हाईली एक्सेसिबल जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, और इफिशिएंट तरीका नॉलेज ट्रांसफर का हमारे पास मौजूद नहीं है। हाउ कैन अ बैंक इंश्योर दैट इट्स एम्प्लॉय आर नॉलेजेबल देन जस्ट लिटरेट? कोई बैंक कैसे इंश्योर करे कि उनके जो स्टाफ मेंबर हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं है बल्कि उनको नॉलेज है। हाउ कैन इट हार्नेस द पावर ऑफ वेरियस मीडिया टू इम्पार्ट द सेम नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट लर्निंग कर्व्स? कैसे हम अपनी पावर को डिफरेंट पावर जो मीडिया है उसको कैसे यूज करके अपने लोगों में नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लर्निंग की व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, ये भी देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ कैन अ बैंक इंश्योर दैट ट्रेनिंग गोज इन टेंडम विद द डेली ऑपरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट? साथ ही साथ में बैंकों को ये भी इंश्योर करना है कि हम ट्रेनिंग भी चलती रहे, डेली का बैंक का काम भी चलता रहे, ना वहाँ कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो, ना ट्रेनिंग की क्वालिटी में, और ना ही हमारी सर्विस की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो। ये सारे काम करने की कोशिश है बैंकों की। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है क्या होंगे? सवाल ये है कि इतने सारे सवाल हमने पूछे कि बैंक कैसे करेगा कि उसके एम्प्लॉय केवल लिटरेट नहीं है बल्कि नॉलेजेबल हैं। बैंक कैसे इंश्योर करेगा कि उनके जो डिफरेंट सोशल मीडिया वगैरह अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज करके हमने लोगों को सिखाएं, साथ ही साथ में हम हमारा घर मतलब बैंक भी चलता रहे, ट्रेनिंग भी चलती रहे बिना कंप्रोमाइज़ के। तो ये सब काम कैसे हो पाएगा? द फिटिंग आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन टू टर्न द बैंक इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहे हैं कि भैया सबसे बढ़िया तरीका है कि हम बैंक को क्या करें, बदल दें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, इन परस्यूट टू क्रिएटिंग अ वायबल प्लेटफॉर्म फॉर कांस्टेंट एंड कलेक्टिव लर्निंग बाय रैंक एंड फाइल टुवर्ड्स टर्निंग देम इनटू नॉलेज वर्कर्स व्हिच इज नीड ऑफ आवर। तो ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, बैंकों को टर्न करने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगा कि चाहे रैंक एंड फाइल मतलब जितने भी आम वर्कर हैं जो वो कलेक्टिव लर्निंग कर पाएंगे, कांस्टेंट तरीके से लर्निंग करेंगे, जिससे वो नॉलेज वर्कर्स बनेंगे। ऐसे वर्कर जिनको नॉलेज है ना, वर्कर नहीं कहलाएंगे, नॉलेज वर्कर कहलाएंगे, क्योंकि हम बदल चुके हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी की सहायता से हम ये सारी बातें अचीव कर पाएंगे कि हमारा काम भी चलता रहे, ट्रेनिंग भी होती रहे। क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यही है जहाँ कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली लर्निंग चलती रहती है, ठीक है। तो बस यहीं पर ही फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मैं इसको दोबारा से रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ आपको, मतलब भर का हमने जान लिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोबारा से 5 मिनट पीछे जा करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।